Today's topic is related to electric power and power dissipation in resistor. Consider a circuit consisting of a battery E connected in series with a resistor R. A steady current I flows through the circuit and a steady potential difference V exists between the terminals A and B of the resistor R. Terminal A connected with the positive pole of the battery. Uh, uh, it is at high potential than the terminal B. In this circuit, the battery is continuously lifting charge uphill through the potential difference V. Using the meaning of potential difference, the work done in moving a charge del Q up through the potential difference V is given by the work done shown over है. अब here is the situation. अब ये देखो ये सर्किट हमारे पास गिवन है. इस सर्किट के अकॉर्डिंग ये E बैटरी अप्लाई हुई भी है, दैट इज इन सीरीज विद द रेजिस्टर R. अब स्टेडी करंट I इज फ्लोइंग और इस E बैटरी की वजह से अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V is developed across this resistor R. अब A जो है it is at high potential, that is connected with the positive pole of the battery, while B is at low potential connected to the negative pole. Continuously अगर steady flow हो रहा है it means कि flow of charges हो रही है. बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपके चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस कंटिन्यूसली अपलिफ्ट हो रहे हैं, यानी बैटरी इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट. अब एट अ पोटेंशियल डिफरेंस V उसके ऊपर मेंटेन्ड है, तो जो चार्ज को अपलिफ्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी एनर्जी सप्लाई हो रही है बैटरी की तरफ से, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब वर्क डन किस फॉर्म में होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ द चार्ज. अब यहाँ पे देखते हैं. Here you can see that ये सर्किट, इसमें बैटरी अप्लाई की हुई है, रेजिस्टेंस इन सीरीज है और स्टेडी करंट I इसमें से फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब वही सिचुएशन इसके बाद इसमें कहते हैं कि ये जो कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है बाय द बैटरी, दैट इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से, और डेल Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि आपकी बैटरी जो है वो अपलिफ्ट कर रही है. द बैटरी इज अपलिफ्टिंग दैट चार्ज डेल Q. सो अब वर्क डन विल बी, अब ये वर्क डन है, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, तो एनर्जी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय इन यूनिट टाइम. ठीक है, वर्क बाय डिवाइड बाय टाइम पे हम कंसीडर करेंगे तो हमें पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू V del Q डिवाइडेड बाय del T, if del T is the unit time. यहां से हम निकाल सकते हैं V मल्टीप्लाई बाय del Q ओवर del T. अगर आप कंसीडर करें, this rate of change of charge per unit time is known as current, so we can replace it by I. So energy supplied by the battery or the energy power is equal to energy supplied by the battery or energy power is equal to VI. V is the potential, while I is the steady current flowing on the circuit. अब इसी रिलेशन को आप ये देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि दैट इज पावर सप्लाइड बाय द बैटरी is this battery, power supplied by the battery is used in the resistor R. According to the law of conservation of energy, the power dissipated or lost in the resistor is also given by this relation. So this is also equal to the power dissipation, और वो जो power
जो कि डेसिपेट हो गई है रेजिस्टर में, तो हम इसको P से भी नोट कर सकते हैं, दैट इज P इज इक्वल टू VI। ओके, अगर हम अप्लाई करें ओहम्स लॉ, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR, so its relation will also become I square R। ये अनदर फॉर्म है। इसी तरह अगर इसी रिलेशन से I इज इक्वल टू V ऑफ R की फॉर्म में पुट करें, तो पावर की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में बन जाएगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये आपकी एनर्जी बन सकती है। अब इसमें एक फॉर्म है P पावर इज इक्वल टू VI, दूसरी फॉर्म है पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एंड थर्ड फॉर्म इज पावर इज इक्वल टू V square over R। So power dissipated in a resistor can be measured by any of the three formulas, और unit of power will be कि V जो है वो it is expressed in volts, while the current is expressed in amperes, so the power is expressed in watts। The definition of watt अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे आपकी गिवन है, डेसिपेशन वॉट की डेफिनेशन है, द पावर डेसिपेटेड इन 1 watt of 1 ampere current flows through a resistor against the potential difference of 1 volt for 1 second। तो ये डेफिनेशन है वॉट की। नेक्स्ट इसकी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 13.1, a potential difference is applied across the ends of copper wire. What is the effect on the drift velocity of free electrons by increasing the potential difference? So by increasing the potential difference, तो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट ड्यू टू द बैटरी वो इंक्रीज करती है, और इस फील्ड के इंक्रीज करने की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इंप्रूव होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती है। Second is decreasing the length and the temperature of the wire. First of all, decreasing the length of the wire, it will reduce the resistance of the wire. और जब resistance of the wire reduce होगा तो drift velocity increase करेगी। Similarly, अगर decrease करें temperature में तो chances of collision between the wire atoms and the free electron decrease होगा, इसकी वजह से भी drift velocity इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, आपको एक रिलेशन पता है, द रिलेशन इज कि द रिलेशन इज R इज इक्वल टू rho L over A। So इससे पता चल रहा है कि resistance of wire depends upon the length, cross sectional area and the nature of the material। ठीक है, तो bends in a wire will not affect the electrical resistance। What are the resistance of the resistor given in the figure A and B? What is the tolerance of each? Explain what is meant by the tolerance। अब what is meant by the tolerance वो given भी है आपके उसमें,
और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि टॉलरेंस मीन्स के पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू, जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस वैल्यू में कितना डिफरेंस हो सकता है, उस वैल्यू से डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव में परसेंटेज, वो टॉलरेंस कहलाती है। अब इसमें दो फिगर्स दी हुई है, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए के अंदर ब्राउन इज द फर्स्ट लाइन, ग्रीन इज द सेकेंड लाइन, रेड इज द थर्ड लाइन और गोल्ड उसके अंदर टॉलरेंस है। तो ब्राउन जो है वो फर्स्ट बैंड है, उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो अगर हम इसको लिख लें तो इट विल बी लाइक दैट कि ब्राउन है उसकी वैल्यू 1 है, वो एज इट इज लिखी जाएगी। जबकि ग्रीन इसके अंदर यूज हो रहा है, ग्रीन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5, और रेड की वैल्यू होती है 2, तो 2 जीरोस आ जाएंगे इसके अंदर। 1500 ओहम इस रेजिस्टर की वैल्यू है, और टॉलरेंस इसके अंदर कितनी होगी, क्योंकि गोल्डन है तो टॉलरेंस इसमें प्लस माइनस 5% होगी। अब ये कह सकते हैं प्लस माइनस 5% इसके अंदर टॉलरेंस होगी। तो 1500 ओहम इसका रेजिस्टेंस होगा। सिमिलरली इसमें फिगर बी के अंदर येलो फर्स्ट लाइन है और येलो की वैल्यू होती है 4, तो इसकी 4 आ गई। सेकेंड लाइन इज व्हाइट, और व्हाइट की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द टेबल आप देखेंगे 9, और ऑरेंज की वैल्यू जो है वो 3 होती है, तो 3 जीरोस आ गए, 49,000 ओहम्स इसकी वैल्यू आ गई। और हैविंग अ टॉलरेंस ऑफ सिल्वर दिया हुआ है, तो सिल्वर की टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 10, तो प्लस माइनस 10% इसके अंदर टॉलरेंस की वैल्यू आ गई। Okay, next is what does the resistance of a conductor rise with temperature? Why does the resistance of a conductor rise with temperature? अब टेम्परेचर की राइज करने से रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करता है? अब रेजिस्टेंस हमने कंसीडर जो किया था दैट इज द ऑपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द एटम्स ऑफ द वायर। एटम्स ऑफ द वायर के साथ जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है तो वो अपोज करती हैं फ्लो से। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं विद अ फास्टर स्पीड और विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड, so the chances of collision with the free electrons increase कर जाते हैं। So with the rise of temperature, collisions of free electrons with the atoms of the wire becomes more frequent, और जिसकी वजह से resistance की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो हमें एक रिलेशन भी पता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन हमारा जो था दैट वाज so the relation was RT ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा टी। सो टी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। तो टी जो है वो टेम्परेचर है। सो राइज इन टेम्परेचर, टी के राइज करने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफिकल्टीज in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm's law? अब ओम्स लॉ के लिए रिक्वायर्ड क्या था कि फिजिकल कंडीशन दैट इज द टेम्परेचर इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो फॉर द फिलामेंट बल्ब, फिलामेंट क्या होता है, जिस तरह से एनर्जी उसके अंदर वो ग्लो करता है, करंट उसमें से फ्लो करता है, तो टेम्परेचर राइज करता है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो द V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, वो स्ट्रेट लाइन या प्रोपोर्शनल रिलेशन या लीनियर रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू ओबे ओम्स लॉ फॉर द फिलामेंट बल्ब, क्योंकि जब फ्लो ऑफ करंट होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा।
So this was all about today's lecture.